जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आरके सर। दृश्यम आईएएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम आर्टिकल 19(a) के बारे में जानने की प्रयास करेंगे। आर्टिकल 19 पूरा ही जानेंगे हम एक क्या है, और इस लेक्चर में हम प्री के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे कुछ, और कुछ मेंस के क्वेश्चंस पे, क्योंकि आर्टिकल 19, 21, 25 और आर्टिकल 34, 34 जिसमें आसपा है, इन कुछ आर्टिकल ही विवादों में रहते हैं। ये सारे आर्टिकल नहीं पूछे जाते, कुछ ही आर्टिकल ऐसे हैं जहां से मेंस का क्वेश्चन बनता है तुम्हारा। सबसे ज्यादा मूल अधिकारों में से सबसे ज्यादा आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 में से बनता है, और ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा 25 में से बन जाता है, क्योंकि धर्म को लेकर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में या फिर समाज के बीच में ज्यादा द्वंद्व पैदा होता रहता है। तो इसलिए हम इसके बारे में हम बात करेंगे हम, लेकिन शुरुआत में पहले हम प्री लेवल का डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मेंस के बारे में आपको क्वेश्चन आंसर करके मैं आपको बता दूंगा सारे। इस आर्टिकल में पहली लाइन आपके संविधान में लिखी हुई है, सिर्फ एक ही लाइन है जो आपके, इसका पूरा विस्तार मैं आपको बाद में करके बताऊंगा। इसमें लिखा गया है सभी नागरिकों को, इसमें व्यक्ति और राज्य शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें लिखा है सभी नागरिकों को वाक यानी स्पीच एवं अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता होगी। इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है अपनी भावनाओं को प्रकट करना, अपने मत को प्रकट करना। देखिए, लोकतंत्र की पहली निशानी क्या है? लोकतंत्र की पहली निशानी होती है हम अपनी भावनाएं प्रकट करें, है ना, विरोध प्रकट कर सकें, किसी की बातों से असहमत हो सके, ठीक है, सबसे। और चौथा बात क्या है? उंगली कर सकें। और आज तो हमारे हिंदुस्तान में सब एक दूसरे की उंगली कर रहे हैं, समझ में आ रही है। दूसरा, हमारे भारतीय संविधान में, पूरे संविधान में सिर्फ इतना ही शब्द दिया गया है आर्टिकल 19 में कि सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, ठीक है। लेकिन हमारे गार्डियन कौन है इसका? संविधान का गार्डियन कौन है? न्यायालय। लेकिन कुछ लोग कहते हैं राष्ट्रपति। क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत के राष्ट्रपति जो है भारतीय संविधान की रक्षा का शपथ लेते हैं। लेकिन ये गलत है। सही आंसर है इसका उच्चतम न्यायालय। और उच्चतम न्यायालय अपने बार बार अपने अपने केसों में जितने भी वाद आते हैं उसमें अलग अलग इसकी व्याख्या करता रहता है। तो हम देखते हैं, चलिए इसकी व्याख्या क्या क्या की है इसने। उच्चतम न्यायालय ने सबसे पहले वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अपनी पहली बात बोली है, अपनी अभिव्यक्ति, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो वो अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, ठीक है, अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, विरोध प्रदर्शन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरा, बोलता तो है लेकिन चुप रहने की भी स्वतंत्रता है। देखिए, अगला है चुप रहने की स्वतंत्रता। भाई, हमारा नहीं मन कर रहा है बोलने का। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि जनगणमन में बोलो, नहीं बोल रहे, हमारी जीभ टेढ़ी हो रही है, नहीं बोल रहे हम। बहुत से हिंदू हैं, मुसलमानों से कहते हैं भारत वंदे मातरम बोलो, भाई नहीं बोल रहे, कौन मना कर रहा है? भारतीय संविधान। आर्टिकल 19 आजादी देता है हमें चुप रहने की भी। बोलने की आजादी तो देता ही है, लेकिन चुप रहने की आजादी कौन देता है? आर्टिकल 19। अगला है अन्य व्यक्तियों के वाक को प्रकट करना, यानी कि अन्य व्यक्तियों की स्पीच को प्रकट करना, उनके एक्सप्रेशन को प्रकट करना। उनके एक्सप्रेशन कैसे प्रकट कर सकते हैं? माध्यम कौन सा हो सकता है? मीडिया, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में आ जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। देखिए, क्वेश्चन बनता है ये यूपीएससी में या उसमें प्री में और पीसीएस में या फिर अदर एग्जाम में। ये क्वेश्चन बनता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दी हुई है? आर्टिकल 19(1)(a) में दी गई है। समझ में आ रही है आपको? अब प्रेस क्या करती है? दूसरे के विचारों को, अब हर बार राहुल गांधी बाबा बोलते हैं, मोदी जी ने कुछ बोला, अमित शाह ने कुछ बोला, कोई भी नेता कुछ बोला, योगी जी ने कुछ बोला, तो कौन बताएगा हमें कुछ बोला? इनके वाक को कौन प्रकट कर रहा है? प्रेस। इसीलिए प्रेस की आजादी आर्टिकल 19 में दी गई है। अब इसमें देख लेते हैं अभिव्यक्ति का मतलब क्या हो सकता है। देखिए, अभिव्यक्ति का मतलब, एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है, इसके द्वारा हम बहुत से माध्यमों के द्वारा जो है हम अपने आप को प्रकट कर सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं दुनिया के सामने। जैसे मीडिया के थ्रू। मीडिया, मैंने आपको यहां प्रेस की स्वतंत्रता दे दी है, पहले मीडिया भी है। मीडिया में कौन सा आ सकता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कौन कौन से हो सकते हैं? यूट्यूब हो सकता है, तुम्हारा व्हाट्सअप हो सकता है, फेसबुक हो सकती है, आजकल तो इंस्टाग्राम रील्स हो सकती है बहुत सारी। उनमें आप अपने जो है अपने विचार रख सकते हो। दूसरा, किताब के माध्यम से आप अपने एक्सप्रेशन दे सकते हो। किताबों के माध्यम से बहुत सारे लोग हैं ऐसी ऐसी किताबें लिख देते हैं जो जिन पे हंगामा हो जाता है।
सलमान रुश्दी की किताब पर एक बार बैन लगा दिया भारत सरकार ने, लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जहां किताबों पर बैन नहीं लगता है। अब सलमान रुश्दी कहां चले गए? इंग्लैंड में। अब वहां धुआंधार धड़ल्ले से किताबें बेच रहे हैं वो अपनी, और किताबें लिख भी रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है फिल्म निर्माण। फिल्म निर्माण फिल्म निर्माण फिल्म से याद आया, अभी आदिपुरुष रिलीज हुई है अभी हाल फिलहाल में, बड़ा बवाल हो रहा है। क्या है ये फिल्म निर्माण? अब इसके लिए क्वेश्चन बन सकता है, ये मेंस का क्वेश्चन बन सकता है इसमें, इसीलिए मैं आपको करवाऊंगा इसको थोड़ी देर में। ठीक है, फिल्म के माध्यम से आप जो है अपने अभिव्यक्त को अभिव्यक्त कर सकते हैं। दूसरा है नुक्कड़ नाटक। आजकल ये देखने को नहीं मिलते हैं, पहले पिछले जमाने में 1990 सन 2000 के आसपास में ये देखने को मिलते थे, रामलीला के माध्यम से या मंच के माध्यम से, जो है कोई भी नुक्कड़ नाटक करके माध्यम से उसे। अगला है सूचना का अधिकार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वो है ये क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया है। पीसीएस में तो हर बार पूछा ही जाता है, ज्यादातर आईएएस में भी कई बार पूछा गया है कि सूचना का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 19(1)(a) में। समझ में आ रही है आपको? देखिए ये तो है आपके अधिकार, अब इसके प्रतिबंध भी हैं बहुत सारे। ऐसे प्रतिबंध कौन कौन से हैं? पहले राज्य के विरुद्ध भी है, समाज के विरुद्ध भी है, व्यक्ति के विरुद्ध भी है और न्यायालय के विरुद्ध भी है। सबसे पहले देखते हैं वो राज्य के विरुद्ध कौन सा है। जो प्रतिबंध लगा रखे हैं वो आर्टिकल 19 यानी कि 19 के 2 से लेकर के 6 तक है। समझ में आ रही है आपको? 2 से 6 तक है। अब इसमें राज्य के विरुद्ध कौन कौन से हैं? पहला संप्रभुता, यानी कि सोवर्निटी के खिलाफ नहीं बोल सकते आप। संप्रभुता के खिलाफ आप जो है कोई भी भाषण नहीं दे सकते। दूसरा एकता अखंडता के खिलाफ, एकता अखंडता यानी कि भारत के जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आप बोल सकते हैं आप कि भारत के लिए खतरा इकट्ठा हो जाएगा, भाई हमारा पंजाब अलग कर दो, खालिस्तान वाले जो कह रहे हैं, इसके लिए ये नहीं हो सकता, ये लागू नहीं हो सकता। दूसरा है राज्य की सुरक्षा। राज्य की सुरक्षा के नाम पर अगर आप ऐसा भाषण देते हैं कि दंगे हो जाएं, समझ में आ रही है, लोगों की भावनाओं में उत्तेजना पैदा हो जाए और झगड़े हो जाए, हिंदू मुस्लिम झगड़ा करवाना, ये सारी चीजें विरोध की गई हैं, बंद की गई हैं। दूसरा विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, जैसे कि मान लो हमारा अमेरिका से जो है अमेरिका से हमारा जो है मित्रतापूर्ण संबंध चल रहा है, या रसिया से हमारा मित्रतापूर्ण संबंध चल रहा है। अब उसमें ऐसा होता है कि अब अमेरिका का कोई राजदूत आया और हमने काले झंडे दिखाना चालू कर दिया, इसका मतलब गलत है। क्या होगा? वो राजद्रोह। समझ में आ रही है? सरकार द्रोह नहीं, शब्दों पर ध्यान दो, राजद्रोह। समझ में आ रही है? अगला है समाज के खिलाफ। समाज के खिलाफ कौन कौन से है? पहला लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर। लोक व्यवस्था के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते जिससे लोक व्यवस्था में भंग हो। तीसरा है सदाचार। सदाचार और नैतिकता दोनों एक ही बात है, दोनों मैंने दोनों शब्द आसपास में लिख दिए हैं मैंने यहाँ पे। सदाचार और नैतिकता ये बड़े कंफ्यूजिंग वाले शब्द है। देखिए भारत में नैतिकता किसी और अर्थ में निकाल सकते हैं, आपके लिए नैतिकता कुछ और हो सकती है, हमारे लिए नैतिकता कुछ और हो सकती है। दूसरा अमेरिका में नैतिकता कुछ और हो सकती है, इंडिया में नैतिकता कुछ और हो सकती है। समझ में आ रही है? अब आप सोच के देखिए, डर्टी पिक्चर आप परिवार के साथ में देख सकते हो, लेकिन इंडियन फिलॉसफी में, इंडियन परिवारों में, यहां पे अगर आप देखोगे बंद कमरे में और वहां पे ताऊ आ जाए आपके डंडा मारेगा। समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि नैतिकता के खिलाफ, उसके ताऊ की नैतिकता अलग है और आज की जनरेशन की नैतिकता अलग है। इसलिए देश, काल और स्थान के आधार पर नैतिकताएं बदलती रहती हैं। समझ में आ रही है? कौन कौन के आधार पर? देश, काल और स्थान के आधार पर। अगला है अपराध को बढ़ावा देना। अपराध को बढ़ावा देना यानी कि कोई किसी ने ऐसा कोई गलत भाषण दे दिया जो लोगों को पसंद ना आए, ठीक है, उसमें दंगे भड़क जाना या फिर के गोली चल जाना, तो ये सारी चीजें इसको बैन करता है। अगला है इसका न्यायालय की अवमानना, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते। न्यायालय की अवमानना का मतलब ये होता है कि न्यायालय ने कोई डिसीजन दिया आप लोगों के लिए और आप उसे ना माने। समझ में आ रही है? आप उसे ना माने, आप न्यायालय की विचारधारा के खिलाफ तो जा सकते हैं कि भाई न्यायालय ने गलत किया है, ये सारी चीजें, लेकिन न्यायाधीश के चरित्र का वर्णन आप गलत तरीके से नहीं कर सकते। उसे बोलते हैं न्यायालय का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। समझ में आ रही है? अगला है मानहानि। ये व्यक्ति के लिए है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाली दे दे, मानहानि, यानी उसकी पर्सनल बेइज्जती कर दे या फिर उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाए, उसे मानहानि बोलते हैं। समझ में आ रही है? अब तो मानहानि भी नहीं
कर सकते। तो ये है हमारा आर्टिकल 19। अब इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, एक बार क्वेश्चन आया था कि तार्किक प्रतिबंध या युक्त युक्त प्रतिबंध का विश्लेषण कीजिए। अब ये है क्या तार्किक प्रतिबंध या युक्त युक्त प्रतिबंध, ये आर्टिकल 19 में ही दे रखा है। इसका मतलब ये होता है तार्किक प्रतिबंध बोलो या युक्त युक्त प्रतिबंध बोलो, बात एक ही है, दोनों शब्दों का मतलब एक ही है। ठीक है, प्रतिबंध कौन लगा सकता है इन पर, जो जितने अधिकार आपको दे रखे हैं इन पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है, या तो संसदीय विधि के द्वारा लगाया जा सकता है, समझ में आ रही है, या तो संसदीय लॉ के द्वारा हो सकता है, संसद कानून बनाएगी और कोई ना कोई एक्ट बना करके इनको प्रतिबंध कर देगी। दूसरा राज्य के द्वारा, राज्य के द्वारा यानी कि राज्य सरकार भी कोई ना कोई कानून बना सकती है और इन पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, और अगला है देखिए तार्किक प्रतिबंध का मतलब क्या होता है, तार्किकता का परिरक्षण कौन करता है, न्यायालय। तार्किक तार्किक कोई चीज तार्किक है या नहीं, लॉजिकल है या नहीं, इसका परीक्षण कौन करेगा, न्यायालय करेगा, कोई अलग इंसान नहीं करेगा, ना सरकार करेगी ना कोई और लेजिस्लेशन कोई नहीं करेगा। कौन करेगा यहाँ पे, न्यायालय। देखिए तार्किकता का परिरक्षण दो प्रकार से हो सकता है, एक तो उचित प्रक्रिया के माध्यम से, यानी कि प्रोसीजर बहुत उचित होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए उचित मात्रा, मात्रा कितनी मिलनी चाहिए, जब गिलास टूट गया आप उसके ऊपर फांसी की सजा तो नहीं दे सकते किसी। बचपन में हमने भी बहुत सारे अमरूद चोड़े, अब उसमें से जो है माली हमें पकड़ लेता था, अब माली कहता था अब जोड़ो इसे, अब ये कैसे जोड़े, ये कैसी तार्किकता बात है। अब कोई भी चीज टूट गई है उसे जोड़ा कैसे जा सकता है, वो भी पेड़ से, तो ये गलत है। एक गिलास टूटने पर फांसी की सजा नहीं दी जा सकती, समझ में आ रही है आपको, ये सारी चीज है, इसका मतलब ये है। अब आपको अगले हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन यहां से आपके बहुत ज्यादा बनते हैं, कुछ जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर बनते हैं, जैसे कि देशद्रोह के ऊपर बनते हैं, आर्टिकल 19 और बोलने के अधिकार पर, बोलने के अधिकार पर यानी देशद्रोह, आर्टिकल 124A लग जाए किसी पर, राजद्रोह लग जाए किसी पर, तो इसलिए उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए, नहीं तो मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन लिखवा दूंगा। नहीं सर आप लिखवाइए, समझ में आ गया। ठीक है, लिखिए आप, क्वेश्चन है आप वाक और अव्यक्ति, आप वाक और अव्यक्ति की स्वातंत्र संकल्पना से क्या समझते हैं, आप वाक और अव्यक्ति की स्वातंत्र संकल्पना से क्या समझते हैं। क्या इसकी परिधि में, क्या इसकी परिधि में घृणावाक भी आता है, घृणावाक मतलब जो गलत बात है, नेगेटिव सेंस में कही जाने वाली बात है, घृणावाक भी आता है। भारत में फिल्म, भारत में फिल्म अभिव्यक्ति की, भारत में फिल्म अभिव्यक्ति की अन्य रूपों से तनिक भिन्न रूप स्तर पर क्यों है, तनिक भिन्न स्तर पर क्यों है, चर्चा कीजिए। देखिए क्वेश्चन में आपके जो है 3 फॉर्मेट दे रखे हैं, क्वेश्चन लिखने का तरीका मैं बता दूं आपको, हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही लिखना है आपको। मेंस का आंसर राइटिंग अगर आपको लिखना आ गया तो आप ये समझ लो युद्ध जीत गए यूपीएससी का। मान लो ये पेज है, ये पेज है, समझ में आ रही है, आपको इतना ऊपर छोड़ना है और इतना ही नीचे छोड़ना है, समझ में आ रही है आपको। दूसरा यहां से लिखना है आपको और पैराग्राफ वाइज ऐसे, या तो पॉइंट वाइज लिखो या पैरा वाइज, समझ में आ रही है आपको, इस तरीके से लिखना है। ऐसा नहीं कि आप यहां से भी घुसड़ पत्ती कर रहे हैं या लगा दिया ऊपर भी, समझ में आ रही है आपको, देखना चाहिए। प्रोफेसर चेक करता है ना, वो उसके डायबिटीज होता है, समझ में आ रही है, उसको डायबिटीज है, बच्चे सेटल नहीं हो रहे हैं, टेंशन कहां है उसकी, सारी टेंशन यही निकाल देगा अपनी, समझ में आ रही है आपको।
सारी सारी चीजें। अब इसलिए हमें क्या लिखना है, साफ साफ बिल्कुल एकदम क्लियर राइटिंग के साथ में, और इतना छोड़ करके, कम से कम पेज को इतना छोड़ करके तब लिखना है हमें, ठीक है। 150 पेज के क्वेश्चंस को कम से कम 3 पेजों में लेके जाना चाहिए आपको, तब जाकर के क्वेश्चन की जो है महत्ता बहुत समझ में आएगी आप लोगों को। और प्रोफेसर जो सामने वाला चेक करता है ना, उसके डायबिटीज पता नहीं क्या क्या बीमारियां होती हैं, बच्चे सेटल नहीं है, बीवी से परेशान है, इसलिए सारी गुस्सा आपके पेपर पे निकाल देता है। समझ में आ रही है आपको? इसलिए आप बड़े ध्यान से देख करके पढ़ो। समझ में आ रही है? देखो, देखिए यहां पे अब एक क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन बोला है उसमें 3 डायमेंशन है। कौन सा? वाक एवं अभिव्यक्ति। वाक एवं अभिव्यक्ति पहला, 2 लाइन, 2 से 3 लाइन इसमें लिखनी है। दूसरा घनावाक, घनावाक, समझ में आ रही है? तीसरा फिल्म। ये 3 चीजें हैं, समझ में आ रही है? तीनों चीजें कैसे लिखनी है? पहले भूमिका के रूप में, भूमिका, आपको पहली क्या लिखनी है? भूमिका। दूसरा लिखना है आपको विषय वस्तु, दूसरा विषय वस्तु, और तीसरा निष्कर्ष। निष्कर्ष समझ में आ रही है आपको? इस तरीके से फॉर्म में आप लिखोगे ना, आपका एग्जामिनर देखकर एकदम गदगद उठेगा। समझ में आ रही है? लिखिए, भूमिका में लिखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल आधार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल आधार है। संविधान के भाग, संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19(1)(a) में, संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 1(a) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। जिस पर अनेक प्रतिबंध भी आरोपित हैं, जिस पर अनेक प्रतिबंध भी आरोपित हैं। देखिए, ये हो गई एक भूमिका। अब ये भूमिका रटने वाली चीज नहीं है, बनाना सीखो, सिंपल है बस। अब दूसरी भूमिका लिखो, इसी क्वेश्चन की दूसरी भूमिका कैसे लिखते हैं? भूमिका नंबर 2, अभी विषय वस्तु नहीं पढ़ेंगे हम, भूमिका। भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं राष्ट्र की एकता अखंडता के बीच एक सूक्ष्म संतुलन स्थापित किया गया है। के बीच एक सूक्ष्म संतुलन स्थापित किया गया है। इसलिए व्यक्ति को बोलने इसलिए व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, घृणा फैलाने का अधिकार नहीं, घृणा फैलाने का अधिकार नहीं।
विषय वस्तु लिखिए अब। नागरिकों को प्राप्त वाक एवं अभिव्यक्ति, नागरिकों को प्राप्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अन्य विचारों की आलोचना है, में अन्य विचारों की आलोचना है, दूसरे के मत, दूसरे के मत से असहमति का अधिकार है, दूसरे के मत से असहमति का अधिकार है, परंतु परंतु घृणा वाक का अधिकार नहीं, परंतु घृणा वाक का अधिकार नहीं। क्योंकि घृणावाक से, क्योंकि घृणावाक से लोक व्यवस्था विघटित होगी, क्योंकि घृणावाक से लोक व्यवस्था विघटित होगी और समाज में अपराध को बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए इसलिए अनुच्छेद 19 के खंड 2 में, इसलिए अनुच्छेद 19 के खंड 2 में स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी आरोपित हैं, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी आरोपित हैं। अगला पैराग्राफ, पैरा चेंज करके, फिल्म अभिव्यक्ति का एक, फिल्म अभिव्यक्ति का एक विशिष्ट माध्यम है, फिल्म अभिव्यक्ति का एक विशिष्ट माध्यम है जिसका प्रदर्शन बंद कमरे में किया जाता है, जिसका प्रदर्शन एक बंद कमरे में किया जाता है। इसका जनमानस पर गहरा प्रभाव होता है, इसका जनमानस पर गहरा प्रभाव होता है। इसलिए इसे प्रतिबंधित करने के लिए पृथक आधारों का, इसलिए इसे प्रतिबंधित करने के लिए पृथक आधारों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो, जैसे सेंसर कर सकते हैं, प्रेस को सेंसर किया जाता है, फिल्म को भी सेंसर किया जाता है। निष्कर्ष, 2 से 3 लाइनों में निष्कर्ष लिख लो। संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परंतु विभिन्न राजनीतिक तत्वों और व्यक्तियों के द्वारा स्वतंत्रता के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था को क्षतिग्रस्त किया जा सकता है, क्षतिग्रस्त
किया जा सकता है, किया जा सकता है या किया जाता है, ऐसे लिख सकते हो आप, किया जाता है, जो विधि के शासन के विरुद्ध है, जो विधि के शासन के विरुद्ध है। खत्म। एक लाइन और लिख सकते हो इसमें, विधि के शासन के विरुद्ध है और संविधान के प्रतिकूल है, और संविधान के प्रतिकूल है। अगली नेक्स्ट भूमिका लिखो इसकी, भूमिका नहीं, अगला निष्कर्ष एक और। निष्कर्ष रटना नहीं है, सीखना है बस कैसे लिखना है। वर्तमान भारत में भीड़ की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिससे स्वतंत्रता के लिए एक, जिससे स्वतंत्रता के लिए एक गहरा खतरा उत्पन्न हो गया है, जिससे स्वतंत्रता के लिए एक गहरा खतरा उत्पन्न हो गया है। और स्वतंत्रता व्यक्ति के, और स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, और स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रयोग होना चाहिए, और स्वतंत्रता का व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रयोग होना चाहिए। सामाजिक अव्यवस्था फैलाने के लिए नहीं, सामाजिक अव्यवस्था फैलाने के लिए नहीं।